आज अपन बात करेंगे आगे की भाग की डच यानी हॉलैंड। तो देखिए, हॉलैंड की डचों की बात करें, ये कब आए थे उसके बारे में देखो बात करते हैं कि भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक के कार्नेलिस डे हस्तमान था। भारत आने वाले डच नागरिक का नाम क्या ना था? कार्नेलिस डे हस्तमान था। जॉन हुगेवा लिंगोटन नामक डच यात्री 1583 में गोवा आया था। वे पूर्वी जगत की समुद्री यात्राओं पर एक पुस्तक लिखी। तो ये इम्पोर्टेंट है। जॉन हुगेवा लिंगोटन नामक व्यक्ति भारत 1583 में गोवा आया था और पूर्वी जगत की समुद्री यात्राओं पर उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। अब देखो, भारत में डच्चू ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1605 में प्रथम डच कारखाने की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? मसूलीपट्टनम में की गई थी या मछलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच कारखाने की स्थापना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखिए अपने कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1602 में। इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत और पूर्वी के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो 21 वर्षों तक व्यापार करने का है वो अधिकार है वो दिया गया था। इस युद्ध और संधि करने किले बनाने भारतीय प्रदेशों को जीतने का अधिकार भी था। तो भारतीय प्रदेशों को जीतने का अधिकार भी दिया था। अब बात करते हैं अपने भारत में शीघ्र ही डच कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार है वो प्राप्त कर लिया था। किसने? डचों ने। आगे बात करते देखिए अपने इसकी भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। तो काली मिर्च और मसाला ये सबसे ज़्यादा केरल तट पर अगर यानी होता है और एकाधिकार करना बलपूर्वक उनकी रक्षा करना था। अब देखो, 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोइना ले लिया था। तो 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से क्या ले लिया? अम्बोइना ले लिया तथा धीरे धीरे उन्हें मसाला द्वीप यानी इंडोनेशिया से हटाकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब देखो, आगे बात करते हैं कि 17वीं शताब्दी में पूर्व के मसाला व्यापार पर डचों का अधिकार रहा। तो 17वीं शताब्दी के पूर्व में मसाला व्यापार पर डचों का क्या रहा था? एकाधिकार रहा था। आगे बात करते हैं अपने भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। यानी सबसे पहले संयुक्त पूंजी है डचों ने आरंभ की थी और ये सरकारी प्रणाली पर काम करती थी। अब आगे बात करते हैं, मसाले इंडोनेशिया से प्राप्त होने के कारण इंडोनेशिया ही डच कंपनी का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो इंडोनेशिया है इसका प्रमुख केंद्र है वो बन गया था और यहाँ ही भारतीय अफीम के निर्यात पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तो अफीम पर भी है क्या? अधिकार कर लिया था। आगे देखो, अपन बात करते हैं डचों ने पुर्तगालियों से 1613 में जकार्ता को जीतकर बेटविया नामक नगर की स्थापना की। तो डचों ने पुर्तगालियों से यानी 1613 में जकार्ता को जीतकर बेटविया नामक नगर की स्थापना की थी 1613 में। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का की 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से क्या? मलक्का। वे 1658 में श्रीलंका से जीत लिया था। तो 1641 की बात करें, डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का और 1658 में श्रीलंका भी जीत लिया था। आगे बात करते हैं, देखिए अपने भारत में
डच्चू का मुख्यालय नागपट्टनम था। भारत में डच्चू का मुख्यालय कहाँ था? नागपट्टनम में। पुलिकट में 1610 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापना के लिए डच्चू ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। तो 1610 में फैक्ट्री की स्थापना के लिए डच्चू ने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया? समझौता किया। पुलिकट में ही डच्चू ने अपने स्वर्ण पैगोडा पुलिकट में ही डच्चू ने अपने स्वर्ण पैगोडा ढाले। तो ये भी ध्यान रखना है, पुलिकट में ही डच्चू ने अपने स्वर्ण पैगोडा है वो ढाले थे। अब बात करते हैं अपन, देखो भारत में पुलिकट स्थित गैलेड्रिया में दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं थी। तो भारत में पुलिकट में स्थित गैलेड्रिया के दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं थी। अब देखो बात करते हैं कि डच्चू द्वारा भारत में स्थापित अन्य महत्वपूर्ण कोटियां हैं। देखो कौन कौन से इसमें। पुलिकट 1610 में स्थापना हुई थी। विमलपट्टनम 1641 में। तो देखो पहले इधर देख लीजिए, सूरत की 1616 में। फिर देखो विमलपट्टनम 1641, करिकाल 1645 और चिनसुरा, ये क्वेश्चन पूछा गया, चिनसुरा 1653, कोचीन में 1663। ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर। पुलिकट वाला भी ध्यान रखना 1610, और सूरत वाला तो ऐसे भी याद हो गया 1616, और विमलीपट्टनम 1641, करिकाल 1645 और चिनसुरा 1653 में, और कोचीन में 1663 ईस्वी में। अब देखो नेगपट्टनम, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ये 1658 में। नेगपट्टनम है, कासिम बाजार है, पटना है, बालासोर है, ये 1658 में। अब देखो आगे बात करते हैं अपने, ये लो अब बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की गई थी। तो 1627 में पीपली में स्थापित की गई थी बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 में। शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री ले जाई गई थी। तो शीघ्र ही पीपली से कहाँ लगी था? बालासोर में। अब आगे देखो अपन बात करते हैं कि 1690 के बाद पुलिकट के स्थान पर नेगपट्टनम कोरोमंडल तट पर डच्चू का मुख्यालय केंद्र बन गया था। तो 1690 में के बाद में पुलिकट के स्थान पर नेगपट्टनम कोरोमंडल तट पर डच्चू का मुख्य केंद्र बन गया था। अब देखो बात करते चिनसुरा। चिनसुरा में डच्चू ने 1653 में गुस्तावुसु नामक किले का निर्माण किया। तो चिनसुरा में डच्चू ने 1653 में गुस्तावुसु नामक किले का निर्माण किया था चिनसुरा में डच्चू ने। और 1663 में पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट है कि कोच्चि में उन्होंने, कोच्चि केरल के पास में कोच्चि में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया था। इन्हें दोबारा देखिए कि चिनसुरा में डच्चू ने 1653 में गुस्तुवासु नामक किले का निर्माण किया। ये 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर, तो देखो 1663 में पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम नामक किला भी बनाया था। तो ये चिनसुरा में 1653 में गुस्तावासु नामक किले का निर्माण किया। फिर देखो 63 में पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया था। आगे अपन बात करते हैं, देखिए कि बंगाल में डच्चू का अश्व व्यापार 1653 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने चिनसुरा में 1653 में फैक्ट्री स्थापित की थी। चिनसुरा में 1653 में फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। अब देखो बात करते हैं अंत में 1805 में अंग्रेज डच्चू को चिनसुरा मलका के बदले सुमात्रा का टापू देकर भारत में पूर्णतः बाहर कर देते हैं। तो 1805 में अंग्रेज और डच्चू को चिनसुरा और मलका के बदले सुमात्रा टापू देकर भारत से पूर्णतः बाहर कर देते हैं। तो ये याद रखना, 1805 में अंग्रेजों ने डच्चू को चिनसुरा और मलका के बदले सुमात्रा का टापू देकर भारत को पूर्णतः बाहर कर देते हैं। डच भारत में नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा, अफीम
बाहर भेजते थे। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। डच भारत से नील है, सोरा है, सूती वस्त्र है, रेशम है, शीशा है, अफीम वो बाहर भेजते थे। इनका ज़्यादा वो व्यापार करते थे। आगे देखो अपन बात करते हैं इसकी। नील का निर्यात मछलीपट्टनम से होता था। तो मछलीपट्टनम से होता था ये नील का व्यापार। 10 लोग भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार भी करते थे। सूती वस्त्र का भी व्यापार करते। डच से कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र का तथा मालाबार तट पर मसालों का व्यापार करते। दोनों ही केरल तट पर है ये। कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र का और मालाबार तट पर मसालों का व्यापार करते थे। भारत में वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। तो निर्यात करने का श्रेय है डचों को ही जाता है। डच भारत में सूती वस्त्र खरीदकर मसालों के बदले दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी ईस्ट इंडीज में बेच देते थे। अब आगे बात करते देखो अपने 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में भारत एवं जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व डचों का था। तो 17वीं शताब्दी में भारत एवं जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व डचों का ही था। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों का निर्यात अधिक महत्व दिया था। तो डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों को निर्यात पर अधिक महत्व दिया था। अब देखो बात करते हैं कि डचों ने पुर्तगालियों को तो भारतीय समुद्री व्यापार से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने वे नहीं टिक पाए। तो डचों ने पुर्तगालियों को भारतीय समुद्री व्यापार से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने वो नहीं टिक पाए और डचों ने इंडोनेशिया पर भी ध्यान केंद्रित किया। डच फैक्ट्रियों प्रमुख फैक्टर कहा जाता था। इनके फैक्ट्रियों को क्या कहा जाता? फैक्टर कहा जाता था। डचों ने अपने प्रारंभिक माल खाने गुजरात और बिहार में स्थापित किए थे। तो प्रारंभ में गुजरात और बिहार में स्थापित किए थे प्रारंभिक माल खाने। आगे अपन बात करते देखिए कि 1653 में जब हुगली के निकट चिनसुरा में डचों ने पैर जमा लिए तो उन्होंने उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर पर अधिक ध्यान नहीं दिया। तो उड़ीसा तट पर तो जमा लिए, लेकिन उन्होंने उड़ीसा के तट पर स्थित है कौन सा? बालासोर, उस पर ध्यान नहीं दिया था। चिनसुरा में उन्होंने पैर जमा लिए थे। डचों ने पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर में ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया। तो डचों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का क्या किया? उत्पादन किया था। आगे देखो अपन बात करते हैं। अंग्रेजों ने नवंबर 1759 में हुगली के निकट बेंदरा युद्ध में डचों को अंतिम रूप से हराया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि अंग्रेजों ने नवंबर 1759 में हुगली के निकट बेंदारा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से हरा दिया था। बेंदारा के युद्ध में 1759 में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल फोर्ड ने किया और उस समय गवर्नर कौन था? क्लाइव था। यानी नेतृत्व सेना का कर्नल फोर्ड ने किया, उस समय गवर्नर कौन था? क्लाइव था। आगे बात करते हैं अपन देखिए कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण उनकी कमजोर समुद्री शक्ति होना। तो एक प्रमुख कारण ये भी था, डच है वो समुद्री कमजोर था। डच कंपनी का सरकार के सीधे नियंत्रण में होना। तो डच कंपनी का सरकार के सीधे नियंत्रण में होना है तथा कंपनी की भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी थे। तो कंपनी में देखा जाए तो कंपनी में भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी ज़्यादा थे। तो इस तरह आज अपन डचों का है वो पूरा कर लिया। कल अपन अगला भाग पूरा करेंगे। धन्यवाद मित्रों। पढ़ने वालों को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स।